नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं डार्क न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक इंसान को क्या चाहिए? सिर्फ कुछ पल सुकून के या फिर ठहराव? और वो तभी मिल सकता है जब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं मेंटल हेल्थ की बात क्यों कर रही हूँ। वो इसीलिए क्योंकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो इसी पर बेस्ड है। और आज के हमारे जो शख्स हैं जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे जम्मू की रिनाउंड पर्सनालिटीज़ में से एक हैं। बता दें कि हमारे जम्मू से फर्स्ट एनएलपी एक्सपर्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच मोनिशा सिंह जी। हाय। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सो विल स्टार्ट विद योर ओन इंट्रोडक्शन। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोनिशा सिंह एज प्रेरणा हैज़ टोल्ड यू। मेरी शुरुआत, आई एम फ्रॉम जम्मू ओनली एंड शुरुआत में मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशंस पूरी करने के बाद नाउ आई एम अ लेक्चरर मेंटल वेलनेस और एनएलपी एक्सपर्ट। रिसेंटली हैव गॉन थ्रू फ्यू कोर्सेज। उसके करने के बाद नाउ आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी एक्सपर्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच। बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलती हूँ और मेंटल वेलनेस की जब बात होती है और वो कुछ चीज़ें समझ के मुझसे जब वो इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स रियली ग्रेट। और जिस तरह से आपने कहा कि जब आप उनसे बात करते हैं और वो स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलते हैं, आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा फील होता होगा जैसे आपने कहा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मतलब एक इंसान को ठहराव की ज़रूरत है। मेंटल पीस उसके लिए बहुत ज़रूरी है और आप उसी पे काम कर रही हैं। तो क्या मतलब जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लेडीज़ इस पे ज़्यादा, इस चीज़ से ज़्यादा गो थ्रू हो रही हैं? क्या कहेंगे? ऑब्वियसली स्ट्रेस तो सी एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस एंड हम लोगों का ये नोशन भी बन गया है कि लाइक स्ट्रेस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो हम लोग उसको मान ही चुके हैं कि वो हमारे साथ है ही है। हुँ, तो यस, एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस। तो लेकिन स्ट्रेस तो है, लेकिन उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन करके वी कैन मेक आवर सेल्फ पीसफुल और काम। देन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए, ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। दीज आर फ्यू टेक्निक्स, जब आप ये करेंगे तो यू विल फील बेटर। वो जो जी मैम। स्ट्रेस है वो थोड़ा हुँ, सा कम हो कम। जाएगा। तो मैम बेसिकली जिस तरह से एनएलपी एक्सपर्ट, यस। व्हाट इज़ एनएलपी? सी एनएलपी मीन्स न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, विच मीन्स कि हम आपके न्यूरॉन्स को रीप्रोग्राम करते हैं सो दैट जो आपको सबकॉन्शियस में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे जाके उनको डील किया जाता है। लाइक जैसे आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं या जो आप अपने बारे में सोचते हैं, उनको कैसे आपकी सोच के बदल के आपको एक नई सोच दे जो आपको एम्पावर्ड कर सके। दैट इज़ एनएलपी। ओके, तो मैम ये सेशंस में बाइफिकेट किया जाता है? यस, इसका पैकेज रहते हैं, एक प्लान्स होती हैं कुछ, एक फर्स्ट लोअर प्लान, देन मिड प्लान एंड देन द हायर वन। ओके, तो मैम ये काम कैसे करता है? लाइक उन सेशंस में क्या होता है? लाइक उसके बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट करके। हाँ, उसमें क्या है, लाइक ये तो मैं आपको फिर एक एग्जांपल से समझा पाऊँगी। लाइक इफ़ समबडी हैज़ कम जिसके कुछ इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज़ हैं सपोज़। हुँ, तो वो क्या इश्यूज़ है, क्या कोई इंटरनल वॉइस है जो उनको परेशान कर रही है, या बाहर की ऐसी सिचुएशन है जिनसे वो परेशान हो रहे हैं, या पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जिनसे वो परेशान हो रहे हैं। तो वो सारा एक डिस्कवरी सेशन रहता है हमारा। पहले वो डिस्कवरी सेशन से हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम द क्लाइंट इज़ फेसिंग। ओके। उसके बाद वो सेशंस ऐसे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं एनएलपी की जिनको हम यूज़ करके उनको वापस एक एम्पावर्ड सेल्फ की तरफ लेके जाते हैं कि नाउ दिस इज़ व्हाट यू आर। आप वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो सबकॉन्शियसली उनको हम रिप्रोग्राम करते हैं। ओके, तो मैम जिस तरह से एक रिलेशनशिप की ही बात कर लेते हैं। ओके। बहुत ही कॉमन हो चुका है, एक बहुत ही मतलब आज के दौर पे अगर बात करें तो जो जनरेशन है, जो कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि एक रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? अब मेरे हिसाब से कुछ एक चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप जिसके बेसिस पे रहती है। सबसे पहले उसकी जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, दैट मस्ट बी ट्रस्ट। हम्म। सबसे पहले ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देन इज़ कम्युनिकेशन। आपकी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग।
आपकी ओके। अगर म्यूचुअल जी। अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, तो रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। तो जब आपका ट्रस्ट कहीं से लूज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो रिलेशनशिप मैम के ट्रस्ट अंदर। के नाम पे ब्लाइंड फेथ No, ये सही not है? blind faith. If you talk about relationship, let's say husband wife relationship, trust is the main foundation. ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रस्ट होगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अगर एक पार्टनर ट्रस्ट दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, तो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। यू जी। नो, मेरे को ऐसा लगता है दैट दिस हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज लाइक अ सी सॉ। होता है ना, वो सी सॉ जब तक बैलेंस बैलेंस रहेगा तब तक, बैलेंस अगर एक भी नीचे आ गया तो आपका बैलेंस ही बिगड़ बैलेंस जाता है। बिगड़ जाएगा। तो सेम वे, अगर ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हम एक पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे को भी तो एंड देनी व्हाट है। अबाउट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर? बिल्कुल, रिस्पेक्ट तो है ही है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे रिलेशनशिप में, या अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड। रिस्पेक्ट देना सबसे, अगर आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट देंगे, तभी तो वो भी आपसे रिस्पेक्ट देगा, और फैमिली मेम्बर्स जो हैं तभी तो वो रिस्पेक्ट करेंगे उनको। मैम फैमिली मेम्बर्स की अगर बात करें तो देखते हैं कि इन लॉज के इंटरफेरेंस भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है सेपरेशन का। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिस्कशन हमारी ज़्यादा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ पे हो रही है, तो लेट मी टॉक अबाउट दिस ओनली। सी अगर आपका ये क्वेश्चन है कि कैसे डील किया जाए उनको, तो मैं जी। आपको ये कहूँगी कि हस्बैंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज हस्बैंड एक बेटा भी है, और उसके बाद उनके पार्टनर भी हैं। जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हस्बैंड को अपनी मदर को भी लुक आफ्टर करना है, साथ ही साथ अपनी वाइफ को भी वाइफ लुक को आफ्टर भी। करना है। तो यहाँ पे वाइफ और मदर इन लॉ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उनको भी समझना चाहिए, वाइफ को ये समझना चाहिए कि वो बेटा भी है, वो किसी के जी। बेटे हैं, उसके बाद मेरे पति हैं। तो ये चीज़ उनको भी समझनी चाहिए, और माँ को भी ये बट समझनी मैम वही चाहिए। समझाना कितना डिफिकल्ट होता है, नहीं, क्या मुझे लगता है लगता है आपको? कि मैच्योर हैं सब लोग आजकल, ऐसा नहीं है। पीपल आर एजुकेटेड, दे नो। इनफैक्ट मुझे लगता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ होती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। अगर चीज़ें क्लियर हैं, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, सेम वे वो अपनी मदर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आती। जब आपकी कम्युनिकेशन कहीं से ख़राब हुई, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। मैम जिस तरह से एज एज गैप होना भी तो कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। मीन्स मदर इन लाइक लॉ। मदर इन लॉ का उनकी एज और कपल्स की एज, ओके। स्पेशली अगर मतलब फोकस करें कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की रिलेशनशिप की अगर उसकी बात करें, तो एज डिफरेंस कितना मैटर करते हैं उसमें, नहीं, एज गैप? एज मैं मानती हूँ एज डिफरेंस होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास एक्सपीरियंस भी तो है मदर इन लॉ के पास, तो वो मैम वो एक्सपीरियंस भी है। पुरानी चीज़ें, लाइक मतलब जो उन्होंने जिस चीज़ से वो हर्डल से गो थ्रू हुई होती हैं, जो सब कुछ उन पे बीता होता है, आपको नहीं लगता कि वो उन पे थोपती हैं? ये भी एक रीज़न होता है, मतलब चिक चिक नहीं, अगर हम कहें सी तो। इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैरिजेस में ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, तो हस्बैंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हस्बैंड को देखना है कि वो कैसे एक बैलेंस बना के चलेंगे अपनी वाइफ और अपनी मदर के साथ। जी। वो एक बेस है घर के। अगर सपोज ऐसा है, सपोज कि अगर वो सिर्फ अपनी वाइफ को सुन रहे हैं, तो मदर फील करेंगी, अगर मदर को सुने तो वाइफ वो फील। लेफ्ट आउट तो फील करेगी। इसीलिए उनको बहुत इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस क्रिएट बैलेंस करना करके बिटवीन चलना। मदर एंड वाइफ। अगर वो ओके। बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं अपनी मदर और वाइफ में, तो कोई प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ही नहीं है। जी। जहाँ जी। बैलेंस नहीं होता, अगर सपोज हस्बैंड सिर्फ मदर को इम्पोर्टेंस दे रहा है, या सिर्फ अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दे रहा है, वहाँ पे वहाँ प्रॉब्लम पे आती है। प्रॉब्लम आती इफ़ है। यू क्रिएट बैलेंस, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, दैट्स अ ग्रेट सॉल्यूशन। Yes. आई एम श्योर जो इस वक्त लिसनर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद एक उनके लिए एक थेरेपी हम उनको इस पॉडकास्ट Yes, के थ्रू दे balance रहे is हैं। important, no ओके, doubt. तो ये तो हो गई इन लॉज के बात। अगर पर्टिकुलर कपल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो फीमेल्स की अक्सर हम देखते हैं शिकायत रहती है अपने हस्बैंड से कि मेरा हस्बैंड इमोशनली अवेलेबल नहीं है मेरे लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
सी ऐसा नहीं है अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आपके लिए वो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहे हैं किसी कारणवश, तो देयर मस्ट बी फ्यू रीज़न। तो मैं तो ये सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वाइफ को ढूंढना चाहिए रीज़न कि ये इमोशनल बैलेंस अवेलेबल क्यों नहीं हो रहे मेरे साथ। तो हो सकता है कि उनके कुछ इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फैमिली के कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनके कारण वो अवेलेबल नहीं हो रहे। बट अगर वो कॉन्टिन्यूसली यही चल रहा है, अवेलेबल नहीं हो रहे, तो फिर आई थिंक यू शुड कम्युनिकेशन है। अगर आप कम्युनिकेट करके उनसे पता करोगे तो आपको समझ आएगा। अगर नहीं बता रहे तो इट मीन्स फिर आपको कुछ करना चाहिए। सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि मैरिड लाइफ में आपको क्या लगता है कि हस्बैंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? सी पहले मैं आपको बताऊंगी एक रिलेशनशिप की ना कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है दैट इज़ पैशन एंड लव। जब आप एक रिलेशनशिप में एंटर करते हो नहीं तो नहीं, स्टार्टिंग में। हाँ, ओके। जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो तो यू आर वेरी पैशनेट, यू आर फुल ऑफ लव, है ना। तो सेकंड स्टेज क्या रहती है, जब पैशन नहीं होती है लेकिन प्यार होता है। ठीक है, जब आपकी शादी होगी फिर यू हैव किड्स, है ना, तो 2-3 साल जब हो जाते हैं तो दैट स्टेज कम्स। उसके बाद देर इज़ नो पैशन एंड देर इज़ नो लव। दैट इज़ अ डेंजर स्टेज। जब आप ना तो पैशन में है ना आपके पास लव है, दैट इज़ अ वेरी डेंजर स्टेज। इस स्टेज के बाद इंसान सेपरेशन या डाइवोर्स, क्योंकि वो वे आउट निकालने की कोशिश करता है कि इस रिलेशनशिप से बाहर आओ। तो दी तो ये जो स्टेज है, नो लव नो पैशन, दैट इज़ वेरी डेंजर स्टेज। तो उसके लिए हमें हमेशा किस में रहना है, लव एंड पैशन या लव की स्टेज में रहें तो वो बेटर है। तो जब हम एक्चुअली क्या है कि रिलेशनशिप, जैसे हमें और चीज़ों की आजकल नॉलेज चाहिए ना, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप की भी काउंसलिंग जो सेशंस होते हैं वो लेने चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस इन अ रिलेशनशिप, यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट कि मुझे ये रिलेशनशिप को कैसे बचाना है। जी। बिकॉज आपको, अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो तो ही हैज़ मोर नॉलेज, ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ डिग्री विद दैट ऑन जी। दैट। तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी। आपको नहीं दिख रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है, बट क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो आपके एक्सपीरियंस से आपको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, आप ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करो तो आपकी चीज़ें ठीक हो जी। जाएंगी। तो आई सजेस्ट हेयर दैट यू शुड गो फॉर काउंसलिंग सेशन सो दैट यू कैन कम टू नो कि हम दोनों में प्रॉब्लम क्या आ प्रॉब्लम क्या है रही है। यस। बेसिकली। जी। तो मैम, जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, यस। तो उसके लिए मतलब आप क्या सजेस्ट करती है, क्या आपका एडवाइस रहता है जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जो कपल्स आते हैं आपके पास सेशन के लिए, किस तरह से आप उनको, वो पीस ऑफ एडवाइस क्या रहता है आपका? मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगेन तभी होती है जब कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाती है, जब ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती रिलेशनशिप के अंदर, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। तो उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन चालू करनी चाहिए। किसी भी पार्टनर को जब भी प्रॉब्लम आए, कम्युनिकेट विद ईच अदर, इमोशनली अवेलेबल तो हों एक दूसरे के लिए। क्या इश्यूज हैं उस पर बात तो की जाए, उसके बाद ही तो कुछ, बात से तो बात निकलती है ना, तो वो और अगर बात से झगड़ा हो जाए, जग जैसे कुछ कपल्स कहते हैं कि मैम हम एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर सकते, हम जब बात करते हैं हमारी लड़ाई हो जाती है, तो तो मैं इस वही तो कह रही हूँ, अगर इस पे अगर कैसे हाँ, वर्कआउट किया जाए? मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर सपोज ये सिचुएशन है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जब ये चीज़ें आ रही है तो रेड फ्लैग्स तो पहले से आ गए ना आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप में, कि भैया कुछ गड़बड़ है। जी। तो उसको सॉर्ट आउट करो, या तो एक एक्सटर्नल हेल्प लो या फिर खुद से बैठ के लो, या किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास जाएं कि हमें हेल्प करें। अगर आपसे खुद चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही तो यू शुड गो फॉर समबडी जो आपकी हेल्प करे। जी। तो मैम, जो लड़के स्पेशली अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लेना, क्या ये सही स्टेप होता है? मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर हम चाहें कि काउंसलर के पास जाने से पहले अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लेना, क्या ये बेटर सोल्यूशन है? सी इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए कहा कि एक जो मेन जो हमारा पार्टनर है, स्पेशली हस्बैंड, उनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स वाइफ्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट हस्बैंड इज, यू नो, मैन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली एंड वुमेन इज़ द नेक। वो पता है, ये सृष्टि ने ऐसा बनाया है कि हेड ऑफ द फैमिली इज मैन एंड मैन। नेक इज वाइफ। बट हेड तो है लेकिन नेक के बिना हेड नहीं हिलेगा ना।
तो ये एब्सोल्युटली। इसी तरह इनको आपस में कोलैबोरेट करके ही गृहस्थी चलती है। तो अगर कोई इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो पहले आपको कहते हैं ना, डोंट येल एट ईच अदर अनलेस द हाउस इज़ ऑन फायर। तब तक आप चिल्लाए मत। अपने अपनी जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आपके बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहले तो ट्राई करें कि वही सॉर्ट आउट हो जाए। जब कुछ नहीं हो रहा तो बाहर जाएं। ये मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की भी है कि जी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करें, कम्युनिकेट करें और अपने बेडरूम के अंदर ही इनको सॉल्व करें। बाहर तक क्यों, बाहर तो जानी ही नहीं चाहिए ना आपकी पर्सनल बातें। जी। जी मैम। तो मैम, जिस तरह से मैन ऑफ द फैमिली, यस। ठीक है, आप बात कर रही हैं, और उन्हीं की मेल ईगो जब हर्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कैसे वर्कआउट करवाते हैं आप? सी ऐसे भी आई एम श्योर ऐसे भी कुछ केसेस आपके पास आते होंगे। हाँ, तो उसमें ट्रस्ट इश्यूज रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ ये दो चार चीज़ें ही रहती है। कम्युनिकेशन नहीं होती, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, या ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, अवेलेबल नहीं होता इमोशनल, यही 5-7 चीज़ें ही होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हस्बैंड को ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन वाइफ का भी काम है। अ वाइफ कैन मेक और ब्रेक अ मैन। एक औरत एक अपने पार्टनर को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। तो वाइफ को हमेशा अपने हस्बैंड को मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहा है बाहर, और सब कुछ मैनेज करने के बाद वो अपनी फैमिली भी देख रहा है। तो हस्बैंड को ये रहता है कि लाइक वाइफ शुड बी सपोर्टिव, वो हमें मेरे को समझे। जी। तो वाइफ को ये रहता है, बिकॉज वो अगर तो वो जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो उसको सब लोगों के साथ रह के वो सब पहले से वो सब परेशान हो कुछ, जाती जी है। जी जी। तो वाइफ को ये रहता है कि ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, बट हम्म। उसको भी पर अंडरस्टैंड करना इस ज़रूरी है। सिचुएशन में वाइफ को मेंटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर फीमेल्स को? मतलब कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रखें? बिल्कुल, आपने आपको अपनी मेंटल हेल्थ आपको खुद ध्यान रखना है, बिकॉज़ अगेन यू आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। जी। अगर वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो बैकबोन है अपनी फैमिली के, आपको एब्सोल्युटली। अपने किड्स देखने हैं। जी। देन आजकल तो वर्किंग वुमन है, वर्किंग वुमेन अपना अपना ऑब्वियसली बहुत जो भी बहुत है, डिफिकल्ट रहता है। बिल्कुल, जी। अपना वर्किंग वुमन है, तो आपको अपना सब कुछ देखना है, आपके इन-लॉज़ को भी देखना है, अपने हस्बैंड को भी देखना है, तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन उन प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले आपको खुद को रखना है। आपको खुद, जब आप दिन शुरू करें तो अपने से शुरू करें, अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम रखें। जब उठें ग्रैटिट्यूड करके उठें, देन डू योगा, छोटी सी मेडिटेशन करें, और सो दैट जो आपका दिन जो शुरू हो रहा है, तो एक पॉजिटिव नोट से शुरू हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली दिन जब शाम होते होते बहुत कुछ आता है लाइफ में, बट अगर आप पॉजिटिव तरीके से अपना दिन शुरू कर रहे हो, तो चीज़ें अच्छी होती है, और यू हैव दैट पेशेंस एंड स्ट्रेंथ कि आई कैन हैंडल, ऐसा करके आप दिन निकाल सकते हैं। बट मैम, आपको नहीं लगता कि मतलब इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गो थ्रू होना एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल रहता है? सबको संभालना, अपने आप को देखना, फिर अपने काम को भी देखना, अपने प्रोफेशन को भी पूरा बैलेंस मेंटेन करके रखना, कितना मुश्किल रहता है, कितना टफ रहता है एक वुमेन के लिए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टैंड बाय होता है, जिसका हाथ उसको एक सपोर्ट चाहिए, वो है उसके स्पाउस का। तो मैम, इस चीज़ पे वो खरा उतरता है या नहीं, वो तो सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती हैं। आई एम श्योर आपके पास बहुत से डिफरेंट डिफरेंट कपल्स अपनी सिचुएशंस लेकर आते होंगे। तो मैम, आपको क्या लगता है कि मतलब हमारे जम्मू की अगर हम बात करें, तो हमारे जम्मू में अभी इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और स्पेशली लोग मतलब अपने माइंड में ये लेकर चलते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास तो पागल लोग जाते हैं। तो और कुछ लोग इतना ओपनली अपने रिलेशनशिप को ओपन नहीं करते हैं। तो मैम, इस चीज़ को आप हमारे जम्मू में कैसे आगे मतलब बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि इस चीज़ के लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत है, गो फॉर सेशंस, मतलब अपने आप को, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो कम्युनिकेशन का स्किल अपने आप बीच में लाने के लिए, कि जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनल को हायर करना चाहिए, यस। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या अपील रहेगी उन कपल से स्पेशली? मैं यही बोलूँगी कपल्स को कि अगर तो कुछ इश्यूज चल रहे हैं, इफ़ देर इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इफ़ देर इज़ नो अंडरस्टैंडिंग, या कुछ ट्रस्ट के इश्यूज हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है रिलेशनशिप में, तो इट मीन्स कि कुछ रेड फ्लैग है आपकी रिलेशनशिप में। तो यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट। अगर आपको काउंसलर को या किसी थेरेपिस्ट को नहीं कंसल्ट करना, गो फॉर एन एक्सपीरियंस्ड एडवाइस। आपके कुछ गॉड फादर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको सिखाएं। बट अगर आपसे खुद मतलब सॉल्यूशंस नहीं दिख रही, तो आप किसी से हेल्प लें।
क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में घुटन आ जाती है ना, तो फिर वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करती है। तो वो घुटन, वो जो एक जो रुकावट आ गई है उसको निकालना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बिकॉज इमोशंस है ना, जब आप इमोशनली, आपको पता है हमारे सोसाइटी के अंदर 50% डाइवोर्स ऑलरेडी हो रखे हैं लोगों के, बट वो फिर भी आई मीन मन से डाइवोर्स हो रखे हैं, जी। बट स्टिल दे आर लिविंग इन अ सेम रूम, और वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, बात भी लेकिन नहीं स्टिल करते दे हैं। आर स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप। तो वैसी सिचुएशंस नहीं आने देनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एक रिलेशनशिप में, दैट इज़ लव। तो वो लव को मिसिंग नहीं होने देना किसी तरीके से, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ इज अप्स एंड डाउन्स, तो चलता रहेगा लाइफ के अंदर, जी। बट वो जो लव है, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक नीड है, उसको ख़त्म नहीं होने देना। यू शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर स्पाउस। डेट पे जा सकते हो, डिनर के लिए जा सकते हो, वॉक करने के लिए निकल बट जाओ। यही तो प्रॉब्लम है ना आज के जनरेशन की, कि भाग दौड़ में लगे हुए हैं, बट एक नहीं, दूसरे के लिए टाइम निकालना आपको बहुत टाइम टफ है। निकालना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो बहुत बोर हो जाएंगे एक दूसरे से भी, और वो रिलेशनशिप। स्पार्क कम हो जाता है एक टाइम पे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए यू शुड, आपको खुद ही, ये रिलेशनशिप आपकी है तो इसको बचाने कोई बाहर से नहीं आने वाला, आपको ही करना है। आप ये कर सकते हैं एज अ वाइफ, यू शुड ऑलवेज इनकरेज योर हस्बैंड, उनको पॉजिटिव रखिए, उन पे विश्वास करिए, लाइक यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू एवरीथिंग। अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। करें, उन पे बिलीव करें कि आप इस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं मेरे लिए। इसी तरह एक हस्बैंड को भी चाहिए कि अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करे इन जी। फ्रंट ऑफ द फैमिली, तो बहुत ज़्यादा। बिकॉज अगर वो रिस्पेक्ट देंगे ना फैमिली में, तभी सब फैमिली मेम्बर्स उनकी उसको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करेंगे। देंगे। फिर जी। अगर आपके किड्स हैं, अगर आप यू हैव चिल्ड्रन, तो डोंट डिसरिस्पेक्ट, अपनी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट मत करें अपने बच्चों के सामने। आगे चल के वो बच्चे भी वैसा ही करेंगे, वो मदर की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे। सो बी लिटिल केयरफुल, अलर्ट होके, अनकॉन्शियस होके जो भी चीज़ करनी है आप बच्चों के सामने करें, अदरवाइज बच्चे वो पिक कर लेते हैं। जी मैम। बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स का डिवोर्स होते हुए देखते हैं, यस, उन बच्चों को मेंटली वो एक ट्रॉमा रह जाता है यस, उनकी लाइफ में। तो क्या ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? यस, बिकॉज पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर। तो जब एक सिंगल पेरेंट होके आप एक अपब्रिंगिंग करते हैं बच्चे की, आप जितना मर्जी अच्छे से करें, एक कहीं ना कहीं लैक रह जाता है, तो बच्चे को वो फील होता है। तो उस जब वो अपनी लाइफ शुरू करता है, मैरिड लाइफ में जाता है ना, तो वो उसी ट्रॉमा से ऑपरेट करता है, तो वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा उसको लगता है कि सही है, जो कि सही नहीं होता। तो ऐसे केसेस आते हैं जिनको ट्रस्ट इश्यूज, वो किसी पे हम्म। ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, सबसे इजीली पहले ट्रस्ट नहीं कर ट्रस्ट पाते। नहीं कर पाएगा, कम्युनिकेट हम्म। नहीं कर पाएगा, तो वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो उसके साथ थे वो कैरी और करता हर है। रिलेशन को वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, यस, उसी एस्पेक्ट से डेफिनेटली, देखेगा। वो उसका जो ट्रिगर्स है ना, वो जैसे उसको हम्म। ट्रिगर कोई मिलेगा वैसा वो वैसा ही बिहेव करने लगेगा, वो ट्रस्ट करेगा ही नहीं किसी पे। तो इसीलिए डाइवोर्स जब होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो वहाँ पे भी मैं यही कहती हूँ कि आपको एक वहाँ पे भी काउंसलिंग लेके कि अपने बच्चे को जी। कैसे अपब्रिंगिंग देनी है वो करना चाहिए। जी बहुत मैम। ज़रूरी है ये। तो मैम क्या कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास, जो मतलब जैसे आपने कहा कि हम उन्हें स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं, एंजाइटी से बाहर निकालते हैं, और जब मतलब कहते हैं ना कि हाँ डाइवोर्स होते होते बच गया एक बिल्कुल, रिश्ता बिल्कुल, खत्म होते होते बच गया, क्या बिल्कुल। ऐसा भी कभी? हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ कम्युनिकेशन शट डाउन हो जाती है पहले तो। फिर इमोशंस, आप सपोज़ किसी ने आपको हर्ट कर दिया। अब आपको आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या हर्ट किया, बट व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वो रीज़न तक नहीं पहुंच पाते, बिकॉज़ वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो जब आपको पता चलता है कि अच्छा दैट वाज़ द रीज़न, तो आप माफ़ कर सकते हो, फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगेट कर सकते हो, तो आगे बढ़ सकते हो। तो चीज़ें होती है, नोबडी इज़ परफेक्ट। ना तो आपके हस्बैंड परफेक्ट है, ना ही कोई वाइफ परफेक्ट हो सकती है, जी। ना इन लॉज। तो इम्परफेक्शन तो हर जगह, लेकिन दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ना आगे थोड़ा सा। सी, मैरिज इज़ ऑल अबाउट कंप्रोमाइजेज। ऐसा नहीं कि मैरिज में सिर्फ कंप्रोमाइज़ ही करना है, मतलब छोटा मोटा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड से ईच अदर दैट आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट। जब आप इतना कर रहे हैं ना, तो दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड और विद योर वाइफ। तो वो बॉन्ड जो बेस है लव की, वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलती हूँ कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, कैसा भी कुछ हो जाए, आप एक साथ यूनाइटेड खड़े रहेंगे।
जी मैम। तो मैम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस और एक छोटी सी टिप कपल्स के लिए एंड फॉर फैमिली ऑल्सो क्या ओके। रहेगी? मैं बस यही कहूँगी कि कपल्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि लव योर पार्टनर अनकंडीशनली, बिकॉज वो आपकी लाइफ के पार्टनर हैं। उन्हें अनकंडीशनली प्यार दें। उन्हें गिफ्ट भी दे सकते हैं आप। ये नहीं कि सिर्फ वाइफ्स को हस्बैंड नहीं देनी है, हस्बैंड्स भी दे सकते हैं। क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। हमने देखा है कि आजकल ना कपल्स के पास दे डोंट हैव टाइम, ऑल आर वर्किंग। तो जब आप शाम को मिलते हैं तो एटलीस्ट फ़ोन साइड पे रख के, बिकॉज मैंने देखा कुछ कपल्स क्या होता है, बात कर रहे हैं, हस्बैंड बात कर रहे हैं लेकिन फ़ोन भी हाथ में है। तो प्लीज़ गिव अनडिवाइडेड अटेंशन टू योर कपल, टू योर पार्टनर, सो दैट उनको फील हो दैट आप वैल्यू कर रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। एंड गिव क्वालिटी टाइम, समटाइम्स गिव गिफ्ट, और उनकी हेल्प करें। जो भी उनकी कोई प्रॉब्लम है उनको उसमें हेल्प करें, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद अस, थैंक और यू अपने सो कीमती मच। समय से हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, और उन्हें इतनी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अपनी उन्हें जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू। सो दर्शकों, ये थी हमारे साथ मोनिशा सिंह जी, हमारे जम्मू से एनएलपी एक्सपर्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए शख्स के साथ, जल्द ही आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ विद मी प्रेरणा जम्वाल।